हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स अलकेमी। आज हम 10 और 11 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य, ऑप्शन सी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ऑप्शन डी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य। तो लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य को भारत के जो अगला सीडीएस है वो नियुक्त किया गया है। वो किन्हें रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे जनरल अनिल चौहान को। और वो ये जो सीडीएस का चार्ज है वो कब टेक ओवर करेंगे? वो टेक ओवर करेंगे 30 मई 2026 को। तो अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य की, तो वो हाल ही में जो है मिलिट्री एडवाइज़र के रूप में सर्व कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड के अंदर, एनएसएबी के अंदर। और इससे पहले वो उनकी रिटायरमेंट थी 31 जुलाई 2025 को। और रिटायरमेंट से पहले वो 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। उनकी टोटल जो मिलिट्री सर्विस एक्सपीरियंस है वो 39 ईयर्स का है। और वो कमीशन, अगर हम उनकी कमीशनिंग की बात करें तो वो कमीशन हुए थे दिसंबर 1985 के अंदर और गढ़वाल राइफल्स के अंदर। और इससे पहले और भी अगर हम बात करें तो वो सेंट्रल आर्मी कमांड लखनऊ को भी सर्व कर चुके हैं। और कि अगर हम उनकी बात करें कि ऐसे कौन से मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्होंने अटेंड किए, तो उन्होंने अटेंड किए हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ स्टाफ कॉलेज यूके और नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली में। तो याद रखना, भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्य। और ये चार्ज कब टेक ओवर कर रहे हैं? ये चार्ज टेक ओवर कर रहे हैं 30 मई 2026 को। और ये किन्हें रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जनरल अनिल चौहान को, जो वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नेवी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन जी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ऑप्शन डी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो हाल ही में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नेवी के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वो किन्हें रिप्लेस करेंगे? वो रिप्लेस करेंगे एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। और ये कब चार्ज टेक ओवर करेंगे? चार्ज टेक ओवर करेंगे 31 मई 2026 को। अगर हम उनके हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में वेस्टर्न नेवल कमांड को वो हेडिंग कर रहे हैं मुंबई में। और इससे पहले वो नेवी के वाइस चीफ भी रह चुके हैं। वो उनकी कमीशनिंग की अगर हम बात करें तो वो 1 जुलाई 1987 को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हुए थे। और उनकी वो स्पेशलिस्ट हैं कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर, नेवल वारफेयर के अंदर। इनके अगर हम की इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी की इंस्टीट्यूशंस जो है अटेंड किए हैं, वो किए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज यूके, कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर करंजा, यूएस नेवल वार कॉलेज रोडे आइलैंड। तो याद रखना, भारत के भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में आईएसओ की अंतर्राष्ट्रीय उप समिति इंटरनेशनल सब कमेटी बैठकों की पहली बार मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो भारत ने पहली बार आईएसओ की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की अंतर्राष्ट्रीय उप समिति बैठकों की मेजबानी की है। और ये जो सब कमेटी थी, मीटिंग थी, ये कहाँ हुई? ये हुई नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम में। इसमें टोटल जो डेलीगेट्स थे वो 31 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। और टोटल जो देश थे वो कितने पार्टिसिपेट किए?
13 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और ये भारत में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? ये ऑर्गेनाइज की गई BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। तो यह जो आयोजन है वैश्विक मानवीकरण, मानकीकरण, गुणवत्ता सुधार और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में सहकार में समृद्धि विजन के तहत पहली क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी अगरतला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल ने सहकार से समृद्धि विजन के तहत पहली रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। तो आइजॉल जो है कैपिटल है, राजधानी किसकी? मिजोरम की। तो इस जो मीटिंग के अंदर जो है क्या मेन फोकस रहे? इसके अंदर जो मेन फोकस रहे वो रहे डेयरी कोऑपरेटिव्स में, फिशरीज कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव बैंकिंग, ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, PCS एक्सपेंशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कैसी की जा सकती है और उसका एक्सपोर्ट, जो हम फार्मिंग करेंगे उसको एक्सपोर्ट कितना किया जाता है, एक्सपोर्ट्स में जो निर्यात हम कर रहे हैं विदेशों में तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ग्रेन स्टोरेज और ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम अन्न इकट्ठा कर रहे हैं, जो स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसकी जो भंडारण करने का जो बिल्डिंग्स हैं या फिर उनको कैसे और अच्छे से हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो मेन फोकस था वो रहा इस मीटिंग के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जनगणना 2027 से पहले सेंसेक्स इन्यूमरेटर्स के सत्यापन के लिए भारत ने कौन सी नई सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए फेस आईडी वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी QR कोड वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी बायोमेट्रिक स्कैन सिस्टम, ऑप्शन डी डिजिटल पासपोर्ट चेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी QR कोड वेरिफिकेशन। तो भारत सरकार ने सेंसेक्स 2027 की तैयारी के तहत सेंसेक्स इन्यूमरेटर्स की पहचान स्थापित करने के लिए QR कोड वेरिफिकेशन प्रणाली शुरू की है। इससे फर्जी कर्मचारियों पर रोक लगेगी और जनगणना प्रक्रिया अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनेगी। तो सेंसेक्स इन्यूमरेटर्स जो बार बार हो रही, ये क्या है? सेंसेक्स इन्यूमरेटर्स है, ये जनगणना कर्मचारी हैं। जो QR कोड होगा उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हम जो जनगणना जो कर्मचारी आएंगे उनको हम उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उनके QR कोड को स्कैन करके। और जो इसका जो फर्स्ट फेज है जो सेंसेक्स 2027 का, वो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। कब तक रहेगा? ये रहेगा 30 सितंबर 2026 तक। इसमें जो जनगणना जो 2027, इसमें लगभग 30 लाख जो जनगणना कर्मचारी हैं वो भाग ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, PMAYU 2.0 के तहत भारत में सबसे अधिक आवास पूर्ण करने वाला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो ओडिशा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सबसे अधिक घरों का निर्माण पूरा कर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह योजना शहरी गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो उड़ीसा ने तो उड़ीसा ने जो सबसे अधिक आवास पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना है। तो और जो उड़ीसा के अंदर जो है, जो ये PMAY है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी 2.0, ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2024 में। इसके तहत 24,625 घर जो हैं सैंक्शन हुए थे उड़ीसा के लिए, और जिसमें से 23,464 जो हैं प्रपोज्ड जियो साइट्स हैं, ये टैग्ड जियो साइट्स हैं। और फाउंडेशन जो वर्क है वो 3,134 घरों का शुरू हो चुका है, और 5 मई 2026 तक 2008 घर जो हैं बन के पूरे हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले राज्यों की संख्या शून्य, जीरो ड्रॉप आउट रेट करने वाला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
झारखंड। तो झारखंड ने जो है अचीव किया जीरो प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट 2024 और 25 के अंदर। प्राइमरी अगर हम मतलब जहाँ बच्चे मतलब एक पूर्ण शिक्षा पूरी होने से पहले, एक पार्टिकुलर शिक्षा मतलब एजुकेशन पूरी होने से पहले से वो बीच में ही उसको छोड़ दें, तो प्राइमरी का मतलब होता है क्लास 1 से लेके 5 तक। तो इसमें जो जीरो ड्रॉप आउट रेट है वो किसने स्थापित किया है, कौन सा राज्य बना है, वो बना है झारखंड। तो अगर झारखंड की अगर हम बात करें, देखो देखिए जीरो ड्रॉप आउट रेट का मतलब है कि प्राथमिक कक्षाओं में किसी भी छात्र ने स्कूल की पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी। तो झारखंड 2024-25 में ये उपलब्धि हासिल की है। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड कब बना था? झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ का सीएम है हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक कर्नाटक एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एच एल दत्तू, ऑप्शन बी रामचंद्र हुडार, ऑप्शन सी एस अब्दुल नजीर, ऑप्शन डी पी सदाशिवम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र हुडार। तो जो रामचंद्र हुडार जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के रूप में, चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटक एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी। जो ये और एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी है इसकी जो पोस्ट है वो वैकेट है, खाली है सिंस कब से? 2 अक्टूबर 2024 से। तो अगर हम बात करें रामचंद्र उडार की, तो ये रिटायर्ड कर्नाटक हाई कोर्ट के जज हैं जो कि रिटायर हुए थे 12 अगस्त 2025 को। और ये जो एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी है इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक मॉनिटरिंग कमेटी है, समीक्षा कमेटी है ये। इसका काम जो है कॉलेजों और प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन प्रक्रिया सही और पारदर्शी तरीके से करवाना है। तो यह जो कमेटी है ये क्या देखती है? ये देखती है कि प्रवेश जो एडमिशन जो है वो नियमों के अनुसार हो रहे हैं, फीस जो है वो सही से ली जा रही है, और किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और छात्रों के साथ जो है निष्पक्ष व्यवहार हो रहा है। तो इस कमेटी के जो एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी या मॉनिटरिंग कमेटी के जो नए चेयरपर्सन है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? वो रामचंद्र उधार को नियुक्त किया गया है जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट के जज हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए दिलीप घोष, ऑप्शन बी शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी सुकांत मजूमदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो फर्स्ट पहले बीजेपी के सीएम है वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो जो शपथ ग्रहण हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुआ है कोलकाता के अंदर। तो अभी हाल ही में जो 2026 के वेस्ट बंगाल के जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर बीजेपी ने 207 सीट्स जो हैं हासिल की हैं 294 में से। और तो इससे पहले जो टीएमसी का जो 15 साल तक 3 बार से जो टीएमसी का जो राज था वो ख़त्म हो गया है। मतलब अब वहाँ अब जो सरकार है वो बीजेपी के हैं। पिछले 3 जो योजना रही हैं उनसे वहाँ पे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, और वहाँ की इस जो सीएम थी वो थी ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी इससे पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, वो शामिल हुए थे दिसंबर 2020 में, लेकिन इससे पहले ये जो थे ये भी टीएमसी में ही थे, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस में ही थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मदर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 9 मई, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 11 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 मई। तो मदर्स डे हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 10 मई को मनाया गया। यह दिन माताओं के सम्मान, प्रेम और उनके योगदान का समर्पित होता है। तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रखना। जो याद रखना कि मदर्स डे कब मनाया गया 2026 में, तो मनाया गया 10 मई को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो तमिलनाडु ऑप्शन ए एम के स्टालिन, ऑप्शन बी सी जोसेफ विजय, ऑप्शन सी ओ पनीरसेल्वम, ऑप्शन डी ई पलानीस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
सी जोसेफ विजय। तो सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे लोकप्रिय अभिनेता होने के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। तो सी जोसेफ विजय जो हैं वो तमिलनाडु के नए सीएम रहेंगे। हाँ। तो विजय ने हाल ही में टीवी के जो पार्टी है वो बनाई थी। तो उनकी जो पार्टी है 2026 के जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं अभी तमिलनाडु के अंदर, उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है 108 सीट्स के साथ। वहाँ मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट थी तमिलनाडु में 118 सीट्स की, लेकिन टीवीके के पास थे 108 सीट्स। तो इसलिए एक कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो तमिलनाडु में बनी है। कोलिशन फॉर्म मतलब गठबंधन की सरकार बनी है। तो टीवीके ने कांग्रेस, सीपीआई और एक दो पार्टी उसके साथ गठबंधन करके अपनी मेजोरिटी साबित की है। और उस मेजोरिटी साबित होने के बाद जो है विजय, जो सी जोसेफ विजय हैं, जो पहले जिन्हें साउथ के अंदर थलपति विजय के नाम से भी जाना जाता है, वो एक जो प्रसिद्ध सुपरस्टार भी हैं साउथ के, उन्होंने जो है तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। तो याद रखना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका आंसर होगा सी जोसेफ विजय। नेक्स्ट ओके, ये आज का हमारा विचार रहेगा। सिर्फ समुद्र को खड़े होकर देखते रहने से आप उसे पार नहीं कर सकते। तो ये कथन तो ये किसने कहा, ये कहा ना रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अगर हम इसकी थोड़ा अर्थ की अगर हम बात करें, वो मैं समझाना चाहूँ तो इसका अर्थ सिंपल सा रहेगा कि केवल सोचने, सपने देखने या योजना बनाने से सफलता नहीं मिलती है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कार्य करना और प्रयास करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति केवल अवसर का इंतजार करता रहे और कदम न उठाए तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम सोचते रहें कि मैं ये करूँगा, मेरा ये होगा, कि मैं कल इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, और मेरा मान के चलो अगर कोई किसी ने यूट्यूब चैनल ही शुरुआत की है, अगर वो मान के चले कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अगर वो काम कुछ कर ही नहीं रहा है, वो बस बैठे बैठे सपने ही देख रहा है, तो उससे वो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको अपने सपना पूरा करना है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो कार्य करना और प्रयास करना जरूरी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही करंट अफेयर्स पे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।